हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो भी सिमिलैरिटी हैं और डिफरेंसेस हैं उनके लाइफ साइकिल में, उसको बताना है। सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ जो हैं प्लांट और एनिमल के लाइफ साइकिल में, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल भी रिप्रोड्यूस करते हैं और दोनों ग्रो भी करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, बोथ पास थ्रू स्टेजेस लाइक बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डेथ। और दोनों ही, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल है, वो इन स्टेजेस से गुजरते हैं, जैसे कि बर्थ है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है और डेथ। थर्ड पॉइंट है, बोथ हैव अडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल। दोनों ही जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, अडेप्टेशन करते हैं, अनुकूलन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई, अगर कोई जानवर पहाड़ों पर रह रहा है तो उसकी खाल इस तरह की होगी, उसके सिर पे उसके शरीर पर बहुत सारे बाल होंगे। वो उसको ठंड से बचाएंगे। जो उसकी खाल है वो मोटी होगी, वो भी उसको ठंड से बचाएगी। तो इस तरह से जो भी प्राणी जहाँ भी रहता है, वो उस हिसाब से अपना क्या कर लेता है, अडेप्टेशन कर लेता है। आगे डिफरेंसेस हैं, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स और स्पोर, वाइल एनिमल रिप्रोड्यूस थ्रू एग और लाइव बर्थ। जो प्लांट है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सीड्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बीजों से या फिर स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। और जो एनिमल होते हैं वो एग से या फिर लाइव बर्थ से रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट्स आर मोस्टली स्टेशनरी। जो प्लांट होते हैं वो अधिकतर स्टेशनरी होते हैं, यानी कि एक ही जगह पर रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते। वाइल एनिमल कैन मूव, और एनिमल मूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि अपना जो भोजन है वो खुद बनाते हैं। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर फूड। और जो एनिमल है वो प्लांट्स पर या फिर दूसरे एनिमल्स पर अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। तो ये थे इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज शोज सम डेटा। स्टडी डेटा एंड ट्राई टू फाइंड आउट एग्जाम्पल appropriate for the condition given in the second and third column. If you think that an example for any of the conditions given below is not possible, explain why. तो हमें ये एक टेबल दे रखी है, हमें इस टेबल को ध्यान से देखना है। इसमें सीरियल नंबर है 1 2 3 4। और डज इट ग्रो, नो। डज इट रेस्पायर, नो। यानी कि जो चीज़ ना तो ग्रो करती ना रिस्पायर करती, उसका एग्जाम्पल यहाँ देना है और फिर रिमार्क देना है। इसी तरह से कोई चीज़ है वो ग्रो नहीं करती और रिस्पायर करती है, उसका एग्जाम्पल देना है। इस तरह से हमने इस टेबल को क्या करना है, फिल करना है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर होगा, देखो पहले में क्या था, डज इट ग्रो, नो। डज इट रिस्पायर, नो। तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं स्टोन का। स्टोन जो होता है ना तो वो ग्रो करता और ना ही रेस्पायर करता है। तो रिमार्क में क्या लिख देंगे हम, नॉन लिविंग डज नॉट ग्रो और रेस्पायर। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो तो ना तो ग्रो करती ना ही रेस्पायर करती हैं। सेकंड में है, डज इट ग्रो, नो। डज इट रेस्पायर, यस। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम सीड। जो सीड होता है वो अगर उसको कंडीशंस ना मिलें, जैसे हवा, पानी वगैरह इस तरह कंडीशंस, या मिट्टी उसको ना मिले, तो वो क्या रहता है, वो ग्रो नहीं करता। ठीक है, मान लो आपने बहुत सारे जो बीज हैं, सीड हैं, किसी बोरे में रखे हुए हैं, बिल्कुल साफ जगह रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा, मगर वो सीड क्या करेगा, रेस्पायर जरूर करेगा। तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है, ए सीड कैन रेस्पायर बट नॉट ग्रो इफ इट इज़ डोरमेंट। अगर वो डोरमेंट है बीज, यानी कि अगर वो निष्क्रिय है, किसी ऐसी जगह पर पड़ा है जहाँ पे उसको जर्मिनेशन की कंडीशन नहीं मिली है, तो वो सिर्फ क्या करेगा, रेस्पायर करेगा,
वो ग्रो नहीं करेगा। थर्ड है डज़ इट ग्रो? येस। डज़ इट रेस्पायर? नो। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकती ये कंडीशन, क्योंकि जो ग्रोथ है रिक्वायर रेस्पिरेशन। अगर ग्रोथ हो रही है, कोई चीज़ ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब उसमें रेस्पिरेशन भी ज़रूर होगी। तो ये नॉट पॉसिबल आ जाएगा। फोर्थ है यस यस, तो यस ग्रो भी कर रहा है, रेस्पायर भी कर रहा है, तो उसका एग्जांपल हो सकता है प्लांट और एनिमल। लिविंग बीइंग्स ग्रो एंड रेस्पायर, जो लिविंग बीइंग्स जितनी भी होती हैं वो ग्रो भी करती हैं और रेस्पायर भी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यू हैव लर्न दैट डिफरेंट कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। आपने ये सीखा है कि सीड जर्मिनेशन के लिए अलग अलग कंडीशन रिक्वायर हैं। हाउ कैन वी यूज़ दिस नॉलेज फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस? इस नॉलेज का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि हम सही ढंग से जो अनाज है और पल्सेस हैं उनको रख सकें, उनकी स्टोरेज कर सकें। तो इसका आंसर होगा सीड्स नीड वार्मथ, मॉइस्चर एंड एयर टू जर्मिनेट। जो बीज हैं उनको टेम्परेचर चाहिए, गर्मी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए और एयर चाहिए जर्मिनेट होने के लिए। देयर फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एंड पल्सेस इन कूल ड्राई एंड एयर टाइट कंडीशन कैन प्रिवेंट जर्मिनेशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पॉइलेज। इसलिए हम क्या करेंगे, जो बीजों को हम मॉइस्चर से बचाएँगे, एयर से बचाएँगे, ठीक है? देयरफॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एंड पल्सेस इन कूल, हम कूल उसमें रखेंगे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो, वहाँ पे रखेंगे। बीजों को ड्राई, जहाँ पे सूखा हो यानी कि मॉइस्चर ना हो, और एयर टाइट कंडीशंस में उसको रखेंगे। कैन प्रिवेंट जर्मिनेशन, जिससे जर्मिनेशन से बचा जा सकता है, एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पॉइलेज, और जो स्पॉइलेज है बीज जो खराब होने से वो बच जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यू हैव लर्नड दैट ए टेल इज प्रेजेंट इन टेडपोल बट इट डिसअपीयर्स एज इट ग्रो इनटू ए फ्रॉग। आपने ये सीखा है कि जो टेडपोल की टेल होती है, परंतु वो बाद में क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। जब वो फ्रॉग बन जाता है तो उसकी जो पूंछ है वो गायब हो जाती है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग ए टेल इन द टेडपोल स्टेज? और टेडपोल स्टेज में जो उसकी टेडपोल की जो पूँछ होती है, टेल होती है, उसको क्या फ़ायदा होता है? तो इसका हमने फ़ायदा लिखना है। द टेल हेल्प्स टेडपोल्स स्विम इन वाटर। जो टेल है वो टेडपोल को पानी में तैरने में हेल्प करती है। विच एड इन फाइंडिंग फाइंडिंग फूड एंड एस्केपिंग प्रीडेटर्स इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, एक तो हेल्प करती है, और जिससे उसको भोजन ढूंढने में, जब वो तैरने में हेल्प करेगी तो उसको भोजन ढूंढने में हेल्प हेल्प होगी। और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, जो पानी का जो एनवायरनमेंट है, उसमें जो उसके जो शिकारी हैं उनसे बचने के लिए वो हेल्प करेगी, ताकि वो तैर के चला जाए। इससे वो एक तो उसको खाना मिलेगा, और दूसरा वो शिकारियों से बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है चरण सेज दैट ए वुडन लॉग इज नॉन लिविंग एज इट कैन नॉट मूव। चरण कह रहा है कि जो एक वुडन लॉग है, लकड़ी का जो एक टुकड़ा है, वो क्या है, नॉन लिविंग है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता। चारूज काउंटर्स इट बाय सेइंग दैट इट इज़ ए लिविंग। और चारू उसकी बात को मतलब काटते हुए कहती है कि ये जो लिविंग है, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ वुड ऑब्टेन फ्रॉम ट्री, क्योंकि ये ट्री से हमें मिला है और ये लकड़ी का है। गिव योर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट द टू स्टेटमेंट गिवन बाय चरण एंड चारू। अब हमें क्या देनी है, कुछ आर्गुमेंट देने हैं उनके फेवर या अगेंस्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा? चरण's आर्गुमेंट क्या था? ए वुडन लॉग इज नॉन लिविंग बिकॉज इट नो लॉन्गर ग्रोज, रिस्पायर और रिप्रोड्यूसेस। जो वुडन लॉग है वो नॉन लिविंग है, क्योंकि ये तो ना तो करेगा, ना ही रिस्पायर करेगा और ना ही रिप्रोड्यूस करेगा। वंस सेपरेटेड फ्रॉम द ट्री, एक बार जब वो ट्री से अलग हो गया, इट लूजेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसने जो लाइफ की जो क्वालिटीज़ हैं वो खो दी हैं। जैसे ही वो उससे अलग हो जाता है तो वो नॉन लिविंग की श्रेणी में आ जाएगा। आगे है चारूज आर्ग्यूमेंट, दो द वुड ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए लिविंग ट्री, इट डज नॉट हैव करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स वंस इट इज़ ए लॉग। जबकि जो वुड है वो एक लिविंग ट्री से आई है, यानी कि जो लकड़ी का टुकड़ा है वो एक लिविंग ट्री से आया है, जिंदा पेड़ से आया है। इट डज नॉट हैव, परंतु फिर भी उसमें क्या है, लिविंग थिंग्स की क्या है, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, विशेषताएं नहीं है।
ठीक है। सो चरण स्टेटमेंट अलाइंस बेटर विद द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ लाइफ। तो जो जो चरण की स्टेटमेंट है वो ज़्यादा सही है लाइफ की साइंटिफिक डेफिनेशन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो एंड फ्रॉग। हमें सिमिलैरिटी बतानी है और जो डिफरेंसेस बताने हैं किस किस के लाइफ साइकिल में, मॉस्किटो और फ्रॉग के लाइफ साइकिल में। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ कर लेते हैं। बोथ अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, मॉस्किटो हैव एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट स्टेजेस, वाइल फ्रॉग हैव एग, टेडपोल एंड अडल्ट स्टेजेस। दोनों में क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी कि वो अपनी काया का परिवर्तन कर लेते हैं। शुरू में वो बहुत अलग दिखते हैं और जब लास्ट में जो बनता है वो बिल्कुल अलग होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आपने लेसन में भी पढ़ा होगा, जब मैंने लेसन आपको करवाया था, लाइफ साइकिल करवाया था मॉस्किटो का और फ्रॉग का। तो दोनों क्या होते हैं, दोनों में मेटामॉर्फोसिस होता है। मॉस्किटो में एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट स्टेज होती हैं, जबकि फ्रॉग में एग, टेडपोल और अडल्ट स्टेज होती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है, बोथ स्टार्ट लाइफ इन वाटर एंड इवेंचुअली ट्रांजिशन टू लैंड और एयर। दोनों की जो लाइफ है वो वाटर से स्टार्ट होती है और बाद में फिर वो लैंड या एयर में चले जाते हैं। आगे है डिफरेंसेस। मॉस्किटोज हैव प्यूपा स्टेज वाइल फ्रॉग डू नॉट। जो मॉस्किटो में प्यूपा स्टेज होती है मगर फ्रॉग्स में नहीं होती। मॉस्किटोज लार्वी ब्रीथ थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। जो मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से अपना ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। वाइल टेडपोल यूज गिल्स दैट आर लेटर रिप्लेस्ड बाय लंग्स। और जबकि जो टेडपोल हैं वो अपने गिल्स से सांस लेते हैं और बाद में यही गिल्स क्या बन जाते हैं, उनके इन गिल्स की जगह कौन ले लेता है, उनके लंग्स ले लेते हैं, फेफड़े ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए प्लांट इज प्रोवाइडेड विद ऑल द कंडीशन सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। ड्रा व्हाट यू एक्सेप्ट टू सी इन द शूट एंड द रूट ऑफ द प्लांट आफ्टर 1 वीक, राइट डाउन द रीजन। हमने बताना है कि एक प्लांट को सारी कंडीशन दे दी गई उसको जर्मिनेशन के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, और 1 सप्ताह के बाद उसका रूट और शूट के साथ क्या होगा ये हमको दे रखा है। प्लांट कैप्ट अलोंग द ग्राउंड, इस तरह से प्लांट दिया हुआ है। अब देखो क्या होगा, शूट क्या करेगी, द शूट विल ग्रो अपवर्ड टुवर्ड द लाइट। जो शूट होगी यानी कि ये वाला हिस्सा होगा वो किस तरफ जाएगा, लाइट की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। द रूट विल ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। और जो रूट होगी वो किस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, मिट्टी में नीचे की तरफ जाएगी। रीज़न क्या है इसका, शूट्स ग्रो टुवर्ड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो शूट्स हैं वो लाइट की तरफ क्यों जाता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। वाइल रूट्स ग्रो इनटू द सॉइल फॉर स्टेबिलिटी एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। और जो रूट्स हैं वो सॉइल में जाती हैं स्टेबिलिटी के लिए और न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, तारा एंड विजय सेट अप द एक्सपेरिमेंट शोन इन द पिक्चर। व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू फाइंड आउट, हाउ विल दे नो इफ दे आर करेक्ट। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है तारा और विजय के द्वारा। तो व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू फाइंड आउट, आप वो क्या पता करना चाहते हैं। हाउ विल दे नो इफ़ दे आर करेक्ट, वो कैसे, उन्हें कैसे पता लगेगा कि वो करेक्ट हैं। तो इसका देखो ये, इसमें एक इस तरह से है पौधा और एक ये उल्टा है, एक लेटा हुआ पौधा है, ये एक उल्टा है और एक सीधा है। ठीक है, इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो क्या पता करना चाहते हैं, तारा एंड विजय आर लाइकली टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट अंडर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में जो रूट और शूट की वो क्या देखना चाहते हैं, ग्रोथ की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ देखना चाहते हैं कि रूट और शूट किस तरफ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन था, हाउ विल दे नो इफ़ दे आर करेक्ट। इसका आंसर होगा, ऑब्जर्वेशन करेंगे वो, इफ़ द शूट ऑलवेज ग्रोज अपवर्ड and the root always grows downward into the soil regardless of how the seed is placed. This shows that shoots of plants grow upward and exhibit movement toward light, but roots of plant grow downward. जब वो
इफ़ द शूट ऑलवेज, अगर जो शूट है वो हमेशा ऊपर की तरफ लाइट की तरफ जाएगा और जो रूट है वो हमेशा नीचे की तरफ मिट्टी में जाएंगी, तो जिस भी उनको कंडीशन में रख दिया जाए, जैसे भी उनको रख दिया जाए, चाहे टेढ़ा रख दिया जाए चाहे उल्टा रख दिया जाए, फिर भी ऐसे ही होगा। ये दिखाएगा कि जो प्लांट है, प्लांट की जो शूट्स हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ लाइट की तरफ जाती हैं और जो रूट्स हैं वो हमेशा डाउनवर्ड जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू चेक इफ़ द टेम्परेचर हैज़ एन इफेक्ट ऑन सीड जर्मिनेशन। हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है और ये बताना है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है सीड जर्मिनेशन पर। तो स्टेप क्या है एक्सपेरिमेंट के? टेक 3 कंटेनर विद सीड्स, 3 कंटेनर लेने हमने जिसमें बीज हों। कीप वन एट रूम टेम्परेचर, एक कंटेनर को रूम टेम्परेचर पे रखना है। अनदर इन ए कूल प्लेस, दूसरे को ठंडे प्लेस में रखना है जैसे कि रेफ्रिजरेटर। एंड द थर्ड इन ए वार्म एरिया नियर सनलाइट, और तीसरे को गर्म एरिया में रखना है जैसे कि सूर्य के प्रकाश के पास। ठीक है। वाटर ऑल सीड इक्वली एंड ऑब्जर्व फॉर ए वीक, सभी को आपने तीनों कंटेनर को पानी देना है बराबर और आपने 1 सप्ताह तक इसको देखना है। ऑब्जर्वेशन क्या हुई? कंपेयर जर्मिनेशन रेट्स इन ईच कंटेनर, आपने तीनों कंटेनर में क्या देखना है? जर्मिनेशन रेट देखनी है कि किस में जल्दी से जर्मिनेशन हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका? द कंटेनर विद ऑप्टिमम टेम्परेचर विल शो द बेस्ट जर्मिनेशन, जिस कंटेनर को सही टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब सही टेम्परेचर मिला है मतलब जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, विल शो द बेस्ट जर्मिनेशन, वो सबसे अच्छा जर्मिनेशन दिखाएगा। यानी कि इस केस में क्या, जो इसको हमने वार्म एरिया में रखा था जिसको, वो सबसे अच्छा जर्मिनेशन दिखाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।